नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज़ में। अभ्यास सीरीज़ के माध्यम से हम सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू पीवाईक्यू एंड एमसीक्यूज। आज हम अभ्यास सीरीज़ के माध्यम से इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है पंचायती राज सिस्टम। और पंचायती राज सिस्टम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर 30 पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखोगे और आपके एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप इजिली टैकल कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डिसीजन टू कंडक्ट द पंचायत इलेक्शंस इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पंचायत के इलेक्शंस को कंडक्ट करने का डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट जज या इलेक्शन कमीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो उसका सही आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि पंचायत के इलेक्शंस को कब कंडक्ट करना है। कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए कितने सारे एग्जाम से पूछा गया है। द सब्जेक्ट टू पंचायती राज इज इन। क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज किसका सब्जेक्ट है, मतलब किस लिस्ट के अंदर है। ऑप्शंस कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और रेस्ट शेड्यूल लिस्ट। देखिए आपने अगर पढ़ रखा होगा सेवन शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन के अनुसार पंचायती राज सिस्टम किसका मतलब किस लिस्ट के अंदर मेंशन है, तो ध्यान रखना स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है। तो आंसर क्या होगा इसका? स्टेट लिस्ट। तो पंचायती राज सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए पहली बात तो पंचायती राज सिस्टम 11 शेड्यूल के अंदर मेंशन है, पार्ट 9 और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। ठीक है, तो ध्यान रखना 11 शेड्यूल के अंदर मेंशन है और पार्ट 9। अब क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर। 11 शेड्यूल के अंदर कितने सारे आइटम्स हैं, मतलब कितने सारे आइटम्स को मेंशन कर रखा है। तो ध्यान रखना 29 आइटम्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा जा चुका है, तो आने वाले एग्जाम्स में के अंदर भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना 11 शेड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट्स आर मेंशंस। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 243G। ठीक, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ किसी के ज्वाइन कर रखे होंगे किसी कोचिंग्स की, तो उसके अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत पंचायत को, ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स में कानून लॉ बनाने की अनुमति दे रखी है। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 243G के अंदर मेंशन है। कितने आइटम्स है? 29। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। द इलेक्शन टू द पंचायत आर टू बी हेल्ड आफ्टर। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि पंचायती राज जो पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, मतलब पंचायत के टेन्योर कितना होता है, सिंपल से है ना, पंचायत का टेन्योर कितना होता है? 5 साल, है ना। हर 5 साल के बाद इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। कौन कंडक्ट करवाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ध्यान रखना स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द पंचायती राज इलेक्शंस। ओके, और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243K है। ठीक, 243K। तो ध्यान रखेगा इलेक्शंस ऑफ टू द पंचायत आर टू बी हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। हर 5 साल के बाद पंचायती राज के इलेक्शंस का कंडक्ट करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द पंचायत। ध्यान रखना नॉट पूछ चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऑप्शंस में से इनकरेक्ट हमें ऑप्शंस में से इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट द पंचायत इलेक्शंस। अभी मैंने बताया था कि पंचायत इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल बताया था मैंने 243K। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 243K के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। कौन कॉन्स्टिट्यूट करवाता है, कौन सेटअप करता है इलेक्शन, कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा। बी क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन 74 गवर्नमेंट एक्ट। देखो पंचायत 74 से नहीं है बल्कि 73 से है। ठीक है, तो ध्यान रखना 73 से है हमारे पंचायती राज सिस्टम्स को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे रखा है, 74 से नहीं है। 74 से किसको दे रखा है? म्यूनिसिपैलिटी, है ना। 73 इज रिलेटेड टू पंचायत एंड द 74 इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी। ऑप्शन सी भी पढ़ लेते हैं, हमें पता चल गया हमारा आंसर तो बी है क्योंकि नॉट बोल रखा है। सी भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन ताकि हमें पता चल सके। देयर शैल बी द फिक्स्ड 5 ईयर टर्म्स फॉर ऑल द पंचायत।
बिल्कुल सही है। पंचायत का कितना टेन्योर होता है? 5 साल। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था। ऑप्शन डी है फ्रेश इलेक्शन वुड हैव टू बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत। बिल्कुल सही है। देखिए, मान के चलिए ये 2010 है, ठीक है, उसका नॉर्मल टेन्योर कितना होना चाहिए? 5 साल, मतलब 2015 के अंदर न्यू इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश 2012 के अंदर, किसी भी कारणवश 2012 के अंदर पंचायत को डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब देखो, ये मान के चलो जनवरी में, है ना, जनवरी 2012 में डिसॉल्व हो जाता है, तो विद इन 6 months, 2012 के 6 months के अंदर ही न्यू इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। किसके द्वारा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ध्यान रखना, 6 months के अंदर फ्रेश इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द 73rd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 73rd अमेंडमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस, इट रिकॉग्नाइज पंचायत एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया था 73rd से पंचायत को रिकॉग्नाइज किया है, मतलब 73rd से पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, और 74th से म्यूनिसपैलिटी का, है ना। ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है? इट रिकॉग्नाइज अर्बन लोकल गवर्नमेंट एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, अर्बन नहीं बल्कि रूरल ले रखा है। क्या दे रखा है? रूरल। इट रिकॉग्नाइज रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, और 74th से अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो दैट्स मीन सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओनली 1। इट रिकॉग्नाइज पंचायत एज इंस्टीट्यूट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है और झारखंड पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत? सिंपल सी बात ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को कौन रिव्यू करता है ना? फाइनेंस कमीशन करता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243I, याद रखिएगा, 243I के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन का के बारे में मेंशन है। तो देखो, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट, कौन कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, कौन सेटअप करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन को? पढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट? नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट? नहीं। गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट? बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर के द्वारा स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, सेटअप किया जाता है फॉर द 5 years बाय टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, ठीक। फिर से समझाता हूँ, गवर्नर के द्वारा 5 साल के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया जाता है, इसलिए ताकि पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए, ठीक है, पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का सेटअप किया जाता है अंडर आर्टिकल 243I बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है, फॉर द 5 years। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, एमपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, एमपी पीसीएस में। Who was the Prime Minister of the India at the time of the 73rd and the 74th Amendment to the Constitution of India pertaining to पंचायत एंड नगर पालिकास? ठीक है, बोला जा रहा है कि जब 73rd और 74th अमेंडमेंट को लागू किया गया था तो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? देखिए, 73rd एंड 74th कब लागू किया गया था, कब इसको इनेक्ट किया गया था? 1992 में। तो सिंपल सी बात है, 1992 के पीएम कौन थे? ऑप्शंस, इंदिरा गांधी नहीं, राजीव गांधी नहीं, पीवी नरसिम्हा राव। बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, 1992 में पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है, और मतलब सेम ही है, तो पीवी नरसिम्हा राव, है ना। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि 1991 में एलपीजी को लेकर आए थे, तो उस टाइम पे भी पीवी नरसिम्हा राव ही थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है। नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन आर 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल और 24 अप्रैल। तो उसका सही आंसर है 24 अप्रैल को। तो ध्यान रखना, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल पंचायती राज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है। इन विच आर्टिकल द प्रोविजंस ऑन रिजर्वेशंस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू द पंचायत हैज़ बीन गिवन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि पंचायत के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन दे रखा है, किस आर्टिकल के तहत दे रखा है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में और बोले तो किस आर्टिकल के तहत शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन की प्रोविजन मेंशन है, ठीक है।
किस आर्टिकल के अंदर? पंचायती राज, पंचायत के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन की प्रोविजंस मेंशन है। तो ऑप्शन इज 243A, 243B, 243C और 243D। तो इसका आंसर है 243D। तो ध्यान रखिएगा 243D में, ठीक है, 243D के अंदर प्रोविजंस ऑन द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू द पंचायत हैज़ बीन गिवन, ठीक है। तो आर्टिकल 243D याद रखिएगा। देखो 243K, आर्टिकल 243K के अंदर क्या दे रखा है? इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। 243I में क्या दे रखा है? 243I के अंदर फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। 243D में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है। और 243G में क्या दे रखा है? मैं आपको बता चुका हूँ, 29 सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन 11 शेड्यूल, ठीक है। अगर देखो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आप इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पंचायत हटा दूँ, है ना, अब पंचायत हटा दूँ और यहाँ पर लोकसभा लिख दूँ, अब क्वेश्चन पढ़ना, इन विच आर्टिकल द प्रोविजंस ऑन रिजर्वेशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू द लोकसभा हैज़ बीन गिवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 330। आर्टिकल 330 के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन की बात कर रखी है, किसमें? लोकसभा के अंदर। अगर मैं यहाँ पर लोकसभा का हटा दूँ और लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दूँ, तब क्या आंसर होगा? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल द प्रोविजंस ऑन द रिजर्वेशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन गिवन। तो ध्यान रखिएगा 332 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा 243D रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू द पंचायत, 330 रिजर्वेशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू द लोकसभा, और 332 टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रखना 243 पंचायत के लिए, 330 लोकसभा में और 332 लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज सिस्टम? सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। अच्छा, अगर कमेटी पूछे तो LM संघवी कमेटी। तो ध्यान रखें LM संघवी की कमेटी के रिकमेंडेशन से पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। कौन थे? PM PV नरसिम्हा राव। सॉरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS प्री 2017 में पूछा जा चुका है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशंस और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसका सही आंसर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अगर आपने बलवंत राय मेहता कमेटी पढ़ी होगी तो उसमें भी ये बोला था कि बलवंत राय मेहता कमेटी के अंदर कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, तो उसी के तहत हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, IAS प्री 2015 पूछा जा चुका है। द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पूछा जा रहा है कि पंचायती राज सिस्टम का इस्टेब्लिश करने का, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक है, मेन पर्पस क्या था। ऑप्शंस, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये इंश्योर करने के लिए कि डेवलपमेंट के अंदर पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो सके, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, नहीं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, अभी बताया था, बिल्कुल सही है। और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, नहीं। तो ध्यान रखना पंचायती राज सिस्टम्स को इस्टेब्लिश करने का, सेटअप करने का मात्र एक ऑब्जेक्ट था, वो था पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ठीक है। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, आप लोग जानते हो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सारी पावर एक हाथ में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए टू द पीपल्स। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब सी। क्वेश्चन नंबर 14 BPSC में पूछा जा चुका है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है। DPSC में पढ़ रखा होगा आपने आर्टिकल 40 में डायरेक्ट कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करो, विलेज पंचायत को सेटअप करो। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, UPPCS, IAS और MPPCS में पूछा जा चुका है। द कमेटी विच रिकमेंडेड अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, ओके। तो बता रहा है कि 3-tier पंचायती राज सिस्टम किस कमेटी के रिकमेंडेशन से सेटअप किया गया था। ऑप्शन आर अशोक मेहता कमेटी,
नहीं, बलवंत राय मेहता कमेटी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखें, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया के अंदर। अगर मैं यहाँ पर काट दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 टायर को हटा दूँ, सॉरी 3 टायर का 2 टायर्स लिख दूँ, अब पढ़ना, द कमेटी विच रिकमेंडेड 2 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज, तो आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मेहता कमेटी। तो ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को दिया था और अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था, ठीक है। और एल एम संघवी कमेटी ने, एल एम संघवी कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल एम संघवी कमेटी के द्वारा ही पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, ठीक है। एल एम संघवी कमेटी के रिकमेंडेशन से ही पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, मतलब 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, मैच करना है। देखो कोट्स मैंने लिखे नहीं है, क्योंकि कोट्स को लिखने में लगता है टाइम, आप लोग ना लाइक करते, ना शेयर करते, ना सब्सक्राइब करते वीडियो को, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कंजूसी कर दी है ना। जैसे आप लोग कंजूसी करते हो लाइक करने में, उसी तरीके से मैंने भी कंजूसी कर दी टाइप करने में, ठीक है। ओके, मैच द फॉलोइंग, मैच करना था, ठीक। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होगी, मैंने एक वीडियो डाली थी, अपलोड की थी, जिसमें पंचायती राज 1 लाइन फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ऐसे लिखा था, मतलब फैक्ट डाले गए थे पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड। तो उसके अंदर मैंने आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आपको ये याद करना है, कमेटीज़ याद करनी है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कैसे थी। बैग LPG, LPG मतलब बैग में लाओ LPG, ठीक है, बैग में लाओ LPG। B फॉर बलवंत राय मेहता कमेटी, A फॉर अशोक मेहता कमेटी, G फॉर JVK राव कमेटी, L फॉर LM संघवी कमेटी, P फॉर PK थुनगन कमेटी और G फॉर JVK, सॉरी G फॉर गढ़जिल कमेटी, गढ़जिल कमेटी है ना, गढ़जिल कमेटी। तो फिर से पढ़ते हैं, बैग LPG मतलब बैग में लाओ LPG। B फॉर बलवंत राय मेहता कमेटी, A फॉर अशोक मेहता कमेटी, G फॉर JVK राव कमेटी, L फॉर LM संघवी कमेटी, P PK थुनगन कमेटी और G फॉर गढ़जिल कमेटी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। पहले कौन सा आएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। अब देखिए इसमें कौन सा है सबसे कम, सबसे पहले ये आई होगी 100%, ठीक है। फिर अशोक मेहता कमेटी, पहले E, फिर उसके अरेंज कर लेना है ना, पहले E आया होगा, फिर उसके बाद A मतलब C, फिर G JVK राव कमेटी, B, फिर L मतलब D, फिर P, फिर C, ये सबसे लास्ट में आई होगी है ना, CH हनुमंथकम राव कमेटी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमने 4 कर लिए तो हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो आप देख लेना, अरेंज कर लेना, मैच कर लेना कौन सा क्या है। तो ध्यान रखना, बैग में LPG, बैग में लाओ LPG, कैसे भी याद कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट है, MP UP PCS और लोअर सब में आ चुका है। मतलब वही है, पंचायती राज से रिलेटेड जो कमेटी थी उनको अरेंज करना है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी मैंने बताया था, बैग में लाओ LPG, बैग में लाओ LPG लगा दो। देखो B फॉर बलवंत राय मेहता कमेटी, A फॉर अशोक मेहता कमेटी, G फॉर JVK राव कमेटी और L फॉर LM संघवी कमेटी, P PK थुनगन कमेटी, G फॉर गढ़जिल कमेटी। अब आप इजीली अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पहला आएगा थर्ड, ये थर्ड और ये थर्ड, ठीक है। फिर आएगा A मतलब अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी मतलब 1 ये वाला, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, B आंसर सही है। तो ध्यान रखना, बैग में LPG लाओ, कैसी भी आ गया ना, बैग LPG या बैग में लाओ LPG, आपकी इच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने ईजिली कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट, देखो काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, द कमेटी ऑन हुज रिकमेंडेशंस द पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री वाज हेडेड बाय। सिंपल सी बात है कि पंचायती राज सिस्टम को किसने रिकमेंड किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। आपको बता चुका हूँ, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था। और किस कमेटी के तहत पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, LM संघवी कमेटी, ठीक है, LM संघवी कमेटी। तो क्वेश्चन नंबर 19 BPS में पूछा जा चुका है, पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड। तो देखो सबसे पहले क्या गया था हमारे राजस्थान के अंदर, फिर उसके बाद क्या गया था हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर। मैंने वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने सारा डिटेल में पढ़ा रखा है, फैक्ट बता रखा है, पूरा पंचायती राज सिस्टम नहीं दे रखा, लेकिन पंचायती राज सिस्टम से जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैंने फैक्चुअल बताया था। तो आप जाके देखोगे
तो उसमें मैंने बताया कि 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर से समझते हैं। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, उसमें पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी। पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई कितनी बार पूछा जा चुका है, यूपी पीछे, उत्तराखंड पीछे इसमें। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन, अभी मैंने बताया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट, है ना। नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर? राजस्थान में, देन आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखना, ठीक है। नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है, डेट को भी पूछ लिया जाता है कि कब पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1959, सॉरी, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसी में पूछा जा चुका है। 21, विच मॉडल वाज रिकमेंडेड बाय द अशोक मेहता कमेटी फॉर द पंचायती राज सिस्टम? 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर और 4 टायर। मैंने आपको बता चुका हूँ, अशोक राय मेहता कमेटी ने 2 टायर सिस्टम दिया था, है ना, और बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। विच मॉडल वाज रिकमेंडेड बाय द अशोक मेहता कमेटी? 2 टायर सिस्टम, ठीक है। और 3 टायर सिस्टम किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 22, 63 बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी और कमीशंस रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द न्याय पंचायत? तो न्याय पंचायत किस कमेटी के रिकमेंडेशन से क्रिएशन किया गया था? तो इसका सही आंसर है अशोक मेहता कमेटी। तो ध्यान रखना, अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉर द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। ध्यान रखना, अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से न्याय पंचायत का क्रिएशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस से पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस कमेटी के रिकमेंडेशन से दिया गया है? तो बताओ, एल.एम. संघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी या अशोक मेहता कमेटी? तो उसका सही आंसर है एल.एम. संघवी कमेटी। मैं आपको बता चुका हूँ, एल.एम. संघवी कमेटी के रिकमेंडेशन से पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd और 74th। पंचायती राज के बोले तो 73rd, ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटी का 74th। कौन पीएम थे? पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 24, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट एसोसिएट विद द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? ठीक है, पंचायती राज सिस्टम, देखो मैं आपको कमेटी के याद करने का तरीका मैं बता चुका था, कैसे? बैग में लाओ एलपीजी या बैग एलपीजी, है ना, आपकी इच्छा है। अब देखो, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इसमें ऐसा है नहीं। एल.एम. संघवी कमेटी, बिल्कुल। एल.एम. संघवी कमेटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एल.एम. संघवी कमेटी के रिकमेंडेशन से पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ था, ठीक है। जे.वी.के. राव कमेटी, बिल्कुल है। अशोक मेहता कमेटी, बिल्कुल है। अब आता है दिनेश गोस्वामी कमेटी, नहीं है। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोल रिफॉर्म से। इलेक्ट्रोल रिफॉर्म से दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेशन, सॉरी हाँ, मतलब दिनेश गोस्वामी कमेटी के रिकमेंडेशन से इलेक्ट्रोल रिफॉर्म लेकर आए थे, है ना। तो ध्यान रखना, दिनेश गोस्वामी कमेटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 25, एमपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा जा चुका है। अंडर विच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट द इलेक्शन ऑफ द अर्बन बॉडीज? ठीक है, तो मैंने काफ़ी बार बता चुका आपको, स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? 243K के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 243K के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन मेंशन है। कौन अपॉइंट करता है इस इलेक्शन कमिश्नर को? गवर्नर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी? ठीक है, तो पार्ट 6th, 7th, 8th और 9th का ए। तो इसका सही आंसर है पार्ट 9th का ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी काट देता और यहाँ पर लिख देता पंचायत, ठीक है, पंचायत, तो राइटिंग ऐसी ही डॉक्टर वाली कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायत? तो कौन सा पार्ट होता? पार्ट 9th, ठीक है। पार्ट 9th इज रिलेटेड टू पंचायत और पार्ट 9th का ए म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243
से लेकर 243O तक। झारखंड पीसीएस में पूछा जा चुका 27 क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में बोले तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 243 जेड डी, आर्टिकल 244 जेड डी, आर्टिकल 242 जेड डी, आर्टिकल 243 जेड ई। तो आप लोग जानते हो आर्टिकल 243 जेड डी। ठीक है, तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 243 जेड डी के अंदर। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड यूडीएलडीए में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 28, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड। तो मैंने आपको बता चुका हूँ स्टेट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 243 आई के अंदर। आर्टिकल 243 आई के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के अंदर। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई, स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पीसीएस प्री में आ चुका 2012 के अंदर। अ पर्सन कैन कंटेस्ट द पंचायती इलेक्शंस इफ ही हैज़ अटेन द एज ऑफ। ठीक है, सिंपल सी बात है कि पंचायत मतलब मैं अगर पंचायत के इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ तो मेरी एज कितनी होनी चाहिए? मेरी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21। ठीक है, अगर आप 21 ईयर्स के हो तो आप पंचायत के इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक है, ये पूछा गया है। अ पर्सन कैन कंटेस्ट द पंचायत इलेक्शंस इफ़ ही हैज़ अटेन द एज ऑफ 21। 25 एज किसके लिए चाहिए? अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख रखी होंगी तो मैंने आपको एज के बारे में सब कुछ बता रखा है। 25 एज किसके लिए चाहिए? फॉर द पीएम। ठीक है, और फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ध्यान रखना कि अगर मैं 25 साल का हूँ तो मैं पीएम के इलेक्शन लड़ सकता हूँ, और मैं 25 साल का हूँ तो मैं लोकसभा के मेंबर के लिए भी एलिजिबल हूँ। और 30 ईयर किसके लिए चाहिए? 30 ईयर चाहिए फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, है ना। और 35 किसके लिए चाहिए? अगर मैं 35 एज हो जाएगी जब मेरी, है ना, जब मेरी 35 एज हो जाएगी तो मैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ूंगा और वाइस प्रेसिडेंट के। तो मुझे याद रखना एक दिन मैं प्रेसिडेंट बनूंगा जब मेरी 35 एज हो जाएगी, और जब मैं 25 साल का होऊंगा तब भी मैं एक बार पीएम के इलेक्शंस लड़ूंगा। ठीक है, तो वोट करना मेरे को। ठीक है, वैसे तो पंचायत के लिए आज तक किसी ने वोट किए नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 यूपी लोअर सब में पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रखा है कि ग्राम सभा का मतलब क्या है? ऑप्शंस, अ पर्सन टू द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द पंचायत, पर्सन स्पेसिफाइड बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटेड टू अ पंचायत एरिया एट अ विलेज लेवल, और मेंबर ऑफ द पंचायत। तो ग्राम सभा क्या होता है? ऑप्शन सी। देखो, इलेक्टोरल रोल होता है, ठीक है, इलेक्टोरल रोल होता है। इलेक्टोरल रोल के अंदर हर एक व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो 18 साल से अबव है। ठीक है, जो 18+ है, जो वोट कर सकता है, उसका नाम रजिस्टर होता है इलेक्टोरल रोल के अंदर। ठीक है, तो उसी जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को ग्राम सभा कहते हैं। तो ठीक है, तो पर्सन रजिस्टर इन द इलेक्टोरल रोल रिलेटेड टू अ पंचायत एरिया एट अ विलेज लेवल, तो उसी को हम ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, अगर मेरी एज 18+ है और मैं इलेक्टोरल रोल के अंदर रजिस्टर हूँ, इलेक्टोरल रोल के अंदर मेरा नाम दर्ज है, तो मैं ग्राम सभा कहलाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ग्राम सभा का क्या मतलब होता है। अच्छा, एक बार बताओ मुझे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वोटिंग एज को 21 से 18 एज कर दिया गया था? ठीक है, फिर से समझते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मेरी वोटिंग एज को 21 से रिड्यूस कर दिया गया था 18 ईयर तक? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये मेरा जो प्रीवियस वीडियो था, प्रीवियस वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में था, तो मैंने इसको क्वेश्चन का जवाब दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा जा चुका है। ओके, व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन बिलो विच एट द इंटरमीडिएट लेवल द पंचायतें आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट? ठीक है, तो देखो, मैंने आपको बता रखा है कि बलवंतराय मेहता कमेटी ने जो रिकमेंड किया था, हमने 3 टायर सिस्टम उसको अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, तो उसमें बोला गया था कि किसी भी विलेज के अंदर, ठीक है, या किसी भी सिटी के अंदर इंटरमीडिएट लेवल पे अगर 20 लाख से कम पॉपुलेशन हुई तो वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत के इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मान के चलो ये एक सिटी है ए, ठीक है, और इसमें पॉपुलेशन ओनली कितनी है? 12 लाख है, 12 लाख है। तो यहाँ पर
इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत का नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, मान के चलो एक सिटी है ए जिसमें पॉपुलेशन है 18 लाख, अगर उसमें 12 लाख है, मतलब 20 लाख से कम है, 12 लाख है, तो वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत का कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन बिलो एट विच द इंटरमीडिएट लेवल द पंचायती आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 70th अमेंडमेंट एक्ट। तो ध्यान रखना 20 लाख, 20 लाख से पॉपुलेशन कम होगी तो वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत का सेटअप नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 32 यूपीपीएससी 2014 पूछा जा चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सिंपल सी भाषा में बोले तो द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? ऑप्शंस लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि हु इज़ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और मेरी एज हो चुकी है भाई साहब, मेरे को इलेक्शन लड़ना है प्राइम मिनिस्टर के, ध्यान रखना, तो मेरे को वोट करना। ठीक है, चलो ठीक है भाई, नमस्कार।